नमस्कार, मैं पूर्वांक बहुत-बहुत स्वागत है आपका आभा ऑनलाइन अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम हड़प्पा संस्कृति के बारे में बात करने वाले हैं। हड़प्पा संस्कृति को हम कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं और इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। तो आइए हम इस पे बात करते हैं और पूरे जो है वीडियो को आप देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैंने कोशिश किया है कि इस पूरे टॉपिक को एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट करूं। तो वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, हड़प्पा संस्कृति जो है, जो ताम्रपसानिक जो सभ्यता थी, उसके बाद की ये सभ्यता है। जो कांस्य युगीन सभ्यता है, वो आपने पढ़ा इससे पहले जो ताम्रपसानिक जो काल थी, उसके बाद की ये सभ्यता है। जो इसको हम जो है प्राक जो है हड़प्पन भी कहते हैं। इसका नाम हड़प्पा संस्कृति इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो है आधुनिक जो पाकिस्तान है, उसमें जो हड़प्पा नामक एक आधुनिक स्थल है, वहाँ से प्राप्त हुआ था 1921 में। क्योंकि जब रेल की पटरियाँ बिछाई जा रही थी, तो उसमें क्या ईंटों की जो ज़रूरत पड़ती है, तो जो मिस्त्री थे उस टाइम के, उन्होंने क्या किया कि बगल में देखा एक खंडहर है और वहाँ से उन्होंने बहुत सारे स्थलों से जो है ईंट उठा के लेके आए और रेल की पटरी बिछा दी। बाद में जब ये उस टाइम के जो महानिदेशक थे पुरातत्व विभाग के, जॉन मार्शल, तो उन्होंने निर्देश दिया, उन्होंने देखा और इस पे जब काफ़ी शोध हुआ, तब जाके पता चला कि ये एक जो है अ, बहुत ही पुरानी सभ्यता थी। तो हम इसके बारे में अब अच्छे से बात करते हैं कि ये एक्चुअली में था क्या। देखिए, इसका नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ा क्योंकि इसकी जानकारी सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान में अवस्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल से प्राप्त हुई थी। यानी जो अभी जो पाकिस्तान में आधुनिक स्थल है हड़प्पा, उससे जो है वहाँ से इसकी जानकारी प्राप्त हुई थी 1921 ईस्वी में। भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश में राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की एवं रखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई। देखिए, यहाँ पे आपको दो नाम देखने को मिलेगा। पहला जो है दयाराम साहनी, जिन्होंने 1921 में हड़प्पा की, और रखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई। और इन दोनों ने किसके कहने पे खुदाई करवाई? तो जो पुरातत्व विभाग के उस टाइम के भारतीय पुरातत्व विभाग के जो महानिदेशक जॉन मार्शल हैं, उनके निर्देश पे उन्होंने ये काम किया। परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का केंद्र पंजाब और सिंध में मुख्यतः सिंधु घाटी में पड़ता है, इसलिए इसको सिंधु घाटी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से इसका विस्तार दक्षिण और पूर्व की ओर है। देखिए, जो सिंधु घाटी है, वहाँ से इसका जो विस्तार है दक्षिण की ओर है और पूर्व की ओर है। हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब और सिंध बलूचिस्तान के भाग ही नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और सीमांत भाग भी सम्मिलित थे। देखिए, ये ऐसी सभ्यता थी जिसके अंदर न केवल पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के ही भाग थे, बल्कि इसमें आपको गुजरात के भी, राजस्थान के भी, हरियाणा के और पश्चिम उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी सम्मिलित थे। इसका फैलाव जो है उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान तट से लेकर पूर्व में मेरठ तक था। यानी इसका जो फैलाव था, उत्तर में अगर आप बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक था और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान तट से लेकर पूर्व में मेरठ तक था। अब हम बात करते हैं हड़प्पा कालीन कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है, स्थल जो है, उनकी बात करते हैं। हड़प्पा, जो हड़प्पा है, ये कहाँ पे है? वर्तमान में जो माउंट गोमरी जिला जो है पश्चिम पंजाब पाकिस्तान में, इसके उत्खननकर्ता कौन थे? राय बहादुर दयाराम साहनी, व्हीलर माधव स्वरूप वत्स। कब हुई थी? 1921 में। और इसका प्रमुख नदी कौन है? ये रावी नदी के तट पे है। और यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है? अन्न के भंडार, कांस्य गाड़ी, प्रदर्शी वस्त्र, एक वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरे का चित्र, शंख का बैल, कांस्य दर्पण, यानी ये जो है वस्तुएं जो है यहाँ से मिले हैं। और इसी के जो शोध के हिसाब से जो है इसका जो है डेट वगैरह जो है
विद्वानों ने, इतिहासकारों ने, पुरातत्वविद वालों ने इसका पता लगाया। उसके बाद जो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है, ये जो है लरकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में है अभी वर्तमान में। रखालदास बनर्जी और मार्टिमर जो व्हीलर हैं, उन्होंने 1922 ईस्वी में जो है इसकी खुदाई करवाई। सिंधु जो है ना नदी के जो है तट पे ये है। इसमें क्या क्या मिला? विशाल स्नानागार मिला, पुरोहितों का आवास मिला, महाविद्यालय मिला, 16 मकान का बैरक मिला, कांस्य से निर्मित नग्न महिला मूर्ति मिला, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशु वाली मुद्राएं प्राप्त हुई। अब बात करते हैं लोथल। ये हमारे यहाँ गुजरात में पड़ता है, अहमदाबाद। रंगनाथ राव ने इसकी खुदाई की और ये कब हुआ? 1955 ईस्वी में। और 1962 ईस्वी में इसका पुनः जो है खुदाई हुआ। ये भोगवा नदी के तट पे है। यहाँ से क्या क्या मिला? गोदीवाड़ा, वृत्ताकार तथा चौकोर, अग्नि वेदिका, हाथी दांत, चावल एवं बाजरे के दो मुहे राक्षस का अंकन, फारस की मुहर, घोड़े की मृद मूर्ति, 3 युग्मित समाधियाँ, चलाक लोमड़ी का चिन्ह आदि। अब बात करते हैं चनहुद्रो। चनहुद्रो जो है सिंध पाकिस्तान में है। अर्नेस्ट मैके एवं एनजी मजूमदार जो है इसके खुदाई करता थे, उत्खनन करता थे। 1931 में इसकी खुदाई हुई। ये भी सिंधु नदी के तट पे है। वन के बनाने का कारखाना यहीं से प्राप्त हुआ है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, लिपस्टिक भी मिला है, कांस्य की गाड़ी, वृत्ताकार ईंट, कंघा, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, काजल, पाउडर इत्यादि। ठीक है, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं कालीबंगा की। कालीबंगा से क्या क्या प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से आपको, ये कहाँ पे है? हनुमानगढ़ राजस्थान में है। इसके उत्खननकर्ता कौन है? अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल एवं बीके थापर। ये जो है 3 आदमी कालीबंगा के उत्खनन करता है। इसका उत्खनन कब कब हुआ? पहले 1953 ईस्वी में, उसके बाद 1960 ईस्वी में। ये घग्गर नदी के तट पे है। जूते हुए खेत के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंट, चूड़िया, संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्ष्य, लकड़ी की नाली। यानी यहाँ से इतने जो है साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं राखीगढ़ी, जो कहाँ पे है? हरियाणा, हिसार में जो है। ये जो है इसके उत्खननकर्ता कौन है? सूरजभान। कब हुआ? 1969 ईस्वी में। ये भी घग्गर नदी के तट पे है। ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा की प्राप्ति हुई है। फिर उसके बाद बात करते हैं कोट दीजी। ये सिंध जो है पाकिस्तान में है। धुरे एवं फजल अहमद खान इसके उत्खनन करता है। इसकी भी 2 बार जो है क्या हुई? उत्खनन हुई है। इसकी कितनी बार उत्खनन हुई है? 2 बार। कब कब? एक 1935 में और दूसरा 1955 में। उसके बाद सिंध नदी के तट पे है ये। इसके बाद ये किलेबंदी के जो है साक्ष्य नहीं है। कच्चे ईंटों के मकान एवं चूल्हे जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं बनावली, हिसार हरियाणा में है ये। RS विस्ट जो है इसके उत्खनन करता है और ये 1973 ईस्वी में इसकी उत्खनन हुई। ये सरस्वती नदी के तट पे है और मिट्टी का हल यहाँ पे जो खिलौना है वो मिला है। उसके बाद जो है सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य जो है और जौ भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं रोपड़, रूपनगर पंजाब में है और ये यज्ञदत्त जो है शर्मा इसके उत्खनन करता है और 1955 में इसका उत्खनन हुआ है। सतलज नदी के जो है तट पे है ये। तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ से मिला है। मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। अब बात करते हैं रंगपुर। रंगपुर जो है काठियावाड़ गुजरात में है। इसके SR राव जो है उत्खनन करता है। 1954 ईस्वी में इसका उत्खनन हुआ है और ये भादर और या मादर नदी के जो है तट पे है। ज्वार बाजरा 3 संस्कृतियों के अवशेष, नालिया, कच्ची ईंट के दुर्ग, धान की भूसी जो है यहाँ से प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं अ, अल आलमगीरपुर। आलमगीरपुर में जो है मेरठ जो है उत्तर प्रदेश में है ये इसके जो उत्खनन करता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। 1958 ईस्वी में इसका उत्खनन हुआ और ये हिंडन नदी के तट पे है और मितवांडों का रंगीन जो है चित्रकारी यहीं से मिलता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे
सुल्कानगेडोर, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ऑरेंज स्टाइन और जॉर्ज डेल्स जो है इसके उत्खनन करता है। 1927 और 1962 में इसके 2 बार उत्खनन हुआ है और दशक नदी के तट पे है ये। 3 संस्कृतियों के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अस्थियाँ, राख के भरा बर्तन और व्यापार के भी और बंदरगाह के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। अब बात करते हैं मांडा। मांडा जो है जम्मू कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी जम्मू में है ये, और जगपति जोशी जो है इसके उत्खनन करता है और 1982 ईस्वी में इसका उत्खनन हुआ और चेनाब नदी के तट पे है ये। चर्ट, ब्लेड, हड्डी के और मुहरों के साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं। सुतकाको, ये जो है पेरिन बलूचिस्तान, ये भी पाकिस्तान के अंदर है। जॉर्ज डेल्स इसके उत्खनन करता है। 1962 ईस्वी में इसका उत्खनन हुआ और सादिक और जो है नदी के तट पे हैं। 2 टीलों एवं मृत्युवांडों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। अब हम बात करते हैं सुरकोटा। सुरकोटा जो है कच्छ गुजरात में है। जगपति जोशी इसके उत्खनन करता है और 1964 ईस्वी में इसका उत्खनन हुआ और सरस्वती नदी के तट पे ये भी है। और ये जो है कलश, सावधान, घोड़े के हड्डी, तराजू का पलड़ा इत्यादि जो है यहाँ से मिला है। ठीक है, तो ये जो 15 जो आपको स्थल मिल रहे हैं ये काफ़ी प्रसिद्ध जो है स्थल है। अब बात करते हैं काल निर्धारण की। तो काल निर्धारण से रिलेटेड बहुत से विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। देखिए, सैंधव सभ्यता की तिथि को निर्धारित करना भारतीय का विवादग्रस्त विषय है, पुरातत्व का विवादग्रस्त विषय है। ये देखिए, न केवल विद्वानों का है, न केवल भारतीयों का है, ये पुरातत्व का भी जो है विवादग्रस्त विषय है। यह सभ्यता आरंभ से ही विकसित रूप में दिखाई पड़ती है तथा इसका पतन भी जो है आकस्मिक प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में कुछ निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है। देखिए, एक जब ये सभ्यता स्टार्ट हुई है तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि ये पहले से ही विकसित है, और जब इसका पतन होता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये आकस्मिक है। मतलब इसका कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि ये सभ्यता कब से थी, ये सभ्यता कब तक रही। इस क्षेत्र में सर्वप्रथम जॉन मार्शल का रहा, माने जो पहला प्रयास किया जॉन मार्शल ने किया इसका तिथि निर्धारण करने का। ठीक है, उन्होंने 1931 ईस्वी में इस सभ्यता का तिथि जो है लगभग 3250 ईस्वी ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक निर्धारण किया। ठीक है, रेडियो कार्बन 14 C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति द्वारा इसकी जो जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा जो है पूर्व माना गया है, जो सर्वाधिक क्या है मान्य है। क्योंकि C14 से इसको लिया गया है तो इसको सर्वाधिक मान्य माना जाता है। 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अब देखिए, काल निर्धारण की जो जिन्होंने भी प्रयास किए हैं उनकी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जॉन मार्शल की। तो जॉन मार्शल जो है उन्होंने 3250 से 2750 रखा। अर्नेस्ट मैके ने कब से कब रखा, 2800 ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व। माधव स्वरूप वत्स ने 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व। सीजे गैड ने 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। मार्टिमर व्हीलर ने 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। फेयर सर्विस ने 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। रेडियो कार्बन 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। एनसीईआरटी 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। डीपी अग्रवाल 2350 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। तो इसमें देखिए, आपको सबसे ज़्यादा अगर कोई याद रखना है, वैसे आपसे तो एग्जामिनर कोई भी पूछ सकता है, ये आपको पूरा याद रखना है, लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक्चुअल मैंने जो डेट है वो काल क्या है, तो आप सबसे पहले तो रेडियो कार्बन वाला 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व देख रखेंगे याद। अगर वो नहीं है तो एनसीईआरटी का जो है 2500 ईसा पूर्व से लेके 1800 ईसा पूर्व जो है वो आप जो है याद रखिएगा। अब देखिए, हड़प्पा के जो 4 भौगोलिक स्थल हैं उनकी बात करते हैं। जो सबसे जो है इसका जो विस्तार जब हुआ तो सबसे फेमस जो है ये 4 भौगोलिक स्थल कौन कौन से हैं। सबसे पहले मांडा। मांडा
यह स्थल जो है अखनूर जिले में चिनाब नदी के दक्षिणी तट पर है। यह विकसित हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी स्थल है। इसका उत्खनन 1982 ईस्वी में जगपति जोशी ने और मधुबाला ने करवाया था। मांडा में 3 संस्कृतियां स्तर प्राक सैंधो, विकसित सैंधो एवं उत्तर सैंधो है। देखिए इसमें क्या है कि मांडा जो है ये सर्वाधिक विकसित जो हड़प्पा है उसका जो उत्तरी स्थल है ये कौन सा है, मांडा है। और ये कहाँ है, अखनूर जिले में चिनाब नदी के दक्षिणी तट पे है। और यहाँ पे 3 सांस्कृतिक स्तर कौन है, प्राक सैंधव, विकसित सैंधव एवं उत्तर सैंधव। आलिम आलमगीरपुर, यह स्थल जो है मेरठ जिले में हिंडन नदी यमुना नदी की जो सहायक नदी है के तट पे है। जो आलमगीरपुर जो है ये कहाँ पे है, मेरठ जिले में हिंडन नदी जो है यमुना की सहायक नदी है उसके तट पे है। इस स्थल की खोज 1958 ईस्वी में भारत सेवक समाज संस्था द्वारा की गई थी। इसका उत्खनन कार्य यज्ञदत्त शर्मा द्वारा किया गया था। यह सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल है। देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से, जैसे होता है ना, ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है। तो इसका उत्तर में कौन सा है, मांडा है। और जो पूर्वी स्थल कौन सा है, आलमगीरपुर है। उसके बाद दैमाबाद, दैमाबाद कहाँ है, यह स्थल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है। परवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। दैमाबाद जो है सैंधव सभ्यता का दक्षिण स्थल है। दक्षिण में ये दैमाबाद तक फैला हुआ था। सुतकांगडे सुतकांगेडोर जो है यह दशक नदी के किनारे पे स्थित है। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी जो स्थल है, पश्चिम में जो है ये जहाँ तक जो है फैला हुआ था। सुतकांगेडोर तक जो है पश्चिम में ये फैला हुआ था। सर मार्क्स जो है मार्क ओरल स्टाइन ने की थी इसकी खोज। और ये हड़प्पा संस्कृति का जो संपूर्ण क्षेत्र जो है त्रिभुजाकार तथा इसका क्षेत्रफल जो है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्या है, पूरा क्षेत्रफल है। केवल 7 सैंधव स्थलों को नगर की संज्ञा दी गई है जो निम्न प्रकार है। देखिए जो 7 सैंधव स्थल है जिसको नगर की संज्ञा कौन कौन से को दी है, हड़प्पा को, मोहनजोदड़ो को, चहुनहोद्रो को, लोथल को, कालीबंगा को, बनावली को और धौलावीरा को। ये जो है 7 स्थल हैं जिनको क्या है, नगर की संज्ञा दी गई है। पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो, पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो अर्थात मृतकों का टीला जो है दोनों पाकिस्तान में पड़ते हैं। दोनों एक दूसरे से 483 किलोमीटर दूर स्थित थे तथा सिंधु नदी द्वारा जुड़े हुए थे। यानी जो इसको जोड़ा गया था, सिंधु नदी के द्वारा क्या किया गया था, इसको जोड़ा गया था। नगर योजना और संरचनाएं। अब बात करते हैं नगर की योजना क्या थी, संरचनाएं कैसी थी यहाँ पे, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषता इसकी नगर योजना प्रणाली थी। आज भी यूपीएससी जो है या आप इंटरव्यू में जाइएगा, मेंस में जाइएगा, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगर अपने अपने दुर्ग थे, माने दोनों के अपने अपने दुर्ग थे जहाँ शासक वर्ग लोग रहते थे। यहाँ पे क्या रहते थे, शासक जो है वो रहते थे। नगरों में बने भवनों के बारे में विशिष्ट बात यह थी, ये जाल जो ग्रिड होता है की तरह व्यवस्थित थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, माने इसके जो है सड़क जो है एक दूसरे को समकोण पे काटती थी 90 डिग्री पे। तथा नगर अनेक खंडों में जो है विभक्त था। और नगर को अनेक खंडों में विभक्त कर दिया गया था। जैसे हमारे यहाँ क्या है, हमारे देश में अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्यों में क्या है, अलग अलग जो है जिले हैं, जिलों में भी प्रखंड है, अनुमंडल है, अलग अलग उसको क्या किया गया, विभाजित किया गया। वैसे ही घरों का निर्माण एक सिद्ध में सड़कों के किनारे व्यवस्थित रूप में किया गया था। इसकी सबसे बड़ी वो थी ना नगर व्यवस्था की, हर चीज़ जो है एक, जैसे आप कमरे में जाते हैं तो एक कमरे में हर चीज़ का एक जगह होता है। यहाँ पे बेड रहेगा, यहाँ पे आईना रहेगा, यहाँ पे टेबल रहेगा, तो बिल्कुल हर चीज़ जो है इसमें जो है व्यवस्थित ढंग से था। दरवाजे और खिड़कियाँ सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। जैसे अब सड़क की तरफ खोल देंगे तो कोई आएगा तो उसको चलने वगैरह में दिक्कत होगा, लेकिन
जैसे हम आज क्या करते हैं, अंदर की तरफ जो है खिड़की दरवाजा वगैरह जो है अंदर रखते हैं, सेम वैसे ही उस टाइम भी था। भवने 2 मंजिल भी थे। घरों में कई कमरे, रसोई घर, स्नान घर, जो स्नानागार तथा बीच में आंगन की व्यवस्था थी। जैसे आज भी हम लोग आंगन वगैरह का व्यवस्था करते हैं, उस टाइम भी ये थी। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार है। यह 11.8 मीटर जो है लंबा है और 7 पॉइंट जो है 01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर जो है गहरा है। यानी ये काफ़ी बड़ा है साइज में। इसमें उतरने के लिए उत्तर तथा दक्षिण की ओर सीढ़ियाँ बनी हुई है। जैसे आज भी आप देखिएगा बहुत से ऐसे स्थल होते हैं जहाँ पे इस टाइप का जो है आपको देखने को मिलेगा। स्नानागार का जो फर्श है पक्की ईंटों का बना है एवं इसके मध्य में स्नान कुंड स्थित था। यानी काफ़ी व्यवस्थित ढंग से है। साइड साइड से जो है उन्होंने बना दिया सीढ़ी, उत्तर और दक्षिण से, और बीच में जो है स्नानागार जो है पक्की फर्श से बना दिया। जैसे हम लोग आजकल जो है उस पे प्लास्टर कर देते हैं, या कोई फ्लोरिंग वगैरह जो है टेराजो यूज़ कर लिया, बहुत सारे जो है वो यूज़ कर लेते हैं। इस विशाल स्नानागार का उपयोग सार्वजनिक रूप से धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए होता था। ऐसा माना जाता है कि इसका यूज़ जो है लोग कब करते थे, जब कुछ धार्मिक अनुष्ठान जो है उसके लिए। जॉन मार्शल ने विशाल स्नानागार को विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया। यह जल पूजा का एकमात्र साक्ष्य है। यानी इसको जो है जॉन मार्शल ने क्या कहा कि ये एक विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण है और यह जल पूजा का एकमात्र साक्ष्य है। मोहनजोदड़ो में एक नगार भी मिला है जो 45.71 जो है मीटर लंबा और 15.23 मीटर जो है चौड़ा है। मोहनजोदड़ो की जो जल निकासी प्रणाली जो है अद्भुत थी। यानी जल निकासी जो प्रणाली है इनकी काफ़ी अद्भुत थी। लगभग सभी नगरों के प्रत्येक छोटे या बड़े मकान में प्रांगण और स्नानागार होते थे। यानी जो है आज भी आप देखते होइएगा कि हर किसी के घर में क्या है, आपको बाथरूम वगैरह मिलेगा। उस टाइप जो है उनके यहाँ भी ये सुविधा थी। हड़प्पा के दुर्ग में 6 अनागार मिले हैं जो ईंटों के बने चबूतरों पर 2 पंक्तियों में खड़े हैं। हड़प्पा में जो जो दुर्ग है उसमें क्या मिला है, 6 अन्नागार मिला है जो ईंट के बने चबूतरों पर 2 पंक्तियों में जो है 2 लाइन में खड़े हैं। प्रत्येक अन्नागार 15.23 मीटर लंबा और 6.09 मीटर जो है चौड़ा है। यानी जो साइज भी देखिए पूरा पर्टिकुलर जो है एक सीध में बनाया गया है सबको। कालीबंगा के अनेक घरों में कुएं पाए गए हैं। घरों का पानी बहकर सड़कों तक जाता था जहां इनके बीच मोरियां बनी हुई थी। देखिए, अब हमारे यहाँ क्या है, नाली में जो है हम लोग घर के जो पानी जो है क्या करते हैं, नाली में छोड़ देते हैं। ठीक वैसे ही उस टाइम में जो है वो क्या करते थे, उनके जो घर के पानी है सड़क पर सड़कों तक आता था और इनके नीचे जो मोरियां बनी हुई थी उसमें जो है बह के जाता था। ये मोरियां जो है ईंटों और पत्थरों की तख्तियों से ढकी हुई रहती थी। देखिए आज भी हमारे यहाँ बहुत से नाले जो है खुले रहते हैं, लेकिन उनके जो नाले हैं उस टाइम में काफ़ी अच्छे जो है सुनियोजित ढंग से थे। सड़कों की इन मोरियों में नरमुखे यानी मेन होल भी बने होते थे। जैसे हमारे यहाँ आज हम लोग मेन होल वगैरह बनाते हैं, उस टाइम भी इनके यहाँ जो है मेन होल बना हुआ आपको मिलेगा। अब कृषि की बात करते हैं, वहाँ पे कृषि का क्या हाल है। वर्तमान में सिंधु प्रदेश में पहले की अपेक्षा बहुत कम वर्षा होती है, इसलिए यह प्रदेश अब उतना उपजाऊ नहीं रहा। यानी वर्तमान में जो सिंधु है वहाँ पे पहले की अपेक्षा कम वर्षा होती है, इसलिए उतना उपजाऊ नहीं है ये। यहाँ के समृद्ध देहातों और नगरों के देखने से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में यह देश अत्यधिक उपजाऊ था। यानी अभी जो वर्तमान में देखा जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन में ये जो है ना प्रदेश काफ़ी जो है उपजाऊ था। गांव की रक्षा के लिए खड़ी की गई पक्की ईंटों के दीवार से स्पष्ट होता है कि बाढ़ प्रत्येक वर्ष आती थी। यानी जो दीवार खड़े किए थे उन लोगों ने, उससे प्रतीत होता है कि यहाँ पे बाढ़ जो है ना हर वर्ष आते थे। सिंधु सभ्यता के लोग बाढ़ उतर जाने पर नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदानों के बीच
क्या करते थे, देखिए हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे देखते हैं ना कि जब धान की हमें खेती करनी होती है, खरीफ फसल में जो है उसमें ज़्यादा पानी लगता है, तो हम लोग खरीफ फसल को जो है बरसात के दिनों में यूज़ करते हैं। और जो रबी वाले फसल होते हैं, जब देखते हैं कि जिसमें पानी की कम जो है लागत है, उसमें हम रबी फसल बोते हैं। तो ये लोग क्या करते थे, नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदानों में बीज बो देते थे, और अगली बाढ़ आने से पहले अप्रैल तक के महीने तक जो है वो गेहूँ और जौ की फसल काट लेते थे। यानी जैसे बाढ़ खत्म हुआ, फसल को काट लिया, और बाढ़ आने से पहले जो है फसल को काट लेते थे। कालीबंगा में जो है प्राक हड़प्पा काल के जो कुड़ हल रेखा देखे गए हैं, उनसे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा काल में राजस्थान में हल का प्रयोग होता था। यानी जो हल मिला है, हल जो है, उससे ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा काल में जो है उस टाइम हल का प्रयोग होता था। सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर आदि अनाज पैदा करते थे। उन्हें 9 प्रकार की फसलों का ज्ञान था। वे 2 किस्म का गेहूं और जौ उगाते थे। इसके अतिरिक्त वे तिल और सरसों भी उगाते थे। यानी वो लोग कौन-कौन सी खेती करते थे? गेहूं, जौ, राई, मटर आदि अनाज पैदा करते थे। उन्हें 9 फसलों जो है ना 9 प्रकार की फसलों का ज्ञान था। वे 2 किस्म की गेहूँ और जौ उगाते थे। गेहूँ भी 2 किस्म का और जौ भी क्या करते थे, 2 किस्म का उगाते थे। उन्हें इतना ज्ञान था। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु घाटी जो सिंधु सभ्यता है के लोगों को जाता है। कपास पैदा करने का जो सबसे जो पहले श्रेय जो है वो किनको जाता है? सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। चूंकि कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ, इसलिए यूनान के लोग सिंडोन जो है कहने लगे। यानी कपास का जो है सबसे पहले जो उत्पादन जो है सिंधु क्षेत्र में हुआ, इसलिए इसके यूनान के लोग जो है ना इसे क्या कहने लगे? सिंडोन कहने लगे। ठीक है। अब बात करते हैं चावल के उत्पादन के साक्ष्य की। चावल के उत्पादन के जो साक्ष्य हैं वो लोथल एवं रंगपुर में मिले हैं। गन्ने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। लोथल एवं सौराष्ट्र से बाजरे एवं रोजदी गुजरात में रागी के विषय में साक्ष्य मिले हैं। देखिए, चावल के उत्पादन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? रंगपुर से मिले हैं। और कहाँ से मिले हैं? लोथल और रंगपुर से मिले हैं। गन्ने का जो साक्ष्य है वो कहाँ से गन्ने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। गन्ने का जो है कोई साक्ष्य नहीं मिला है। लोथल एवं सौराष्ट्र से बाजरे की खेती एवं रोजदी गुजरात से रागी के जो है विषय में साक्ष्य मिले हैं। यानी जो गुजरात है वहाँ से रागी के जो है साक्ष्य मिले हैं। लोथल और सौराष्ट्र से बाजरे की, गन्ने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। और लोथल और रंगपुर से क्या मिला है? गन्ने का जो है माफ कीजिएगा, चावल के जो है साक्ष्य मिले हैं। सिंधुवासी हल का प्रयोग जो है उससे परिचित थे। हल के प्रयोग से जो है सिंधुवासी परिचित थे। कालीबंगा के प्राक सिंधु काल के हल से जुते हुए खेत तथा उसमें सरसों के खेती के साक्ष्य मिले हैं। यानी जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, यानी हल से ही जुते हुए होंगे। और सरसों की खेती के भी साक्ष्य मिले हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहवालपुर जिले में स्थित चोलिस्तान एवं भारत के हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से मिट्टी का बना हुआ खिलौना का हल मिला है। यानी देखिए, पंजाब के जो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है उसमें जो बहवालपुर जिला है उसमें स्थित जो चोलिस्तान एवं भारत के जो हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जो जिला है उसमें जो बनावली से है क्या प्राप्त हुआ है? मिट्टी का बना हुआ खिलौना प्राप्त हुआ है। पशुपालन की बात करें तो पशुपालन में जो है हड़प्पाई जो लोग हैं बैल, गाय, भैंस, बकरी और भेड़ और सुअर पालते थे। इन्हें कुबड़ वाला सांड विशेष प्रिय था। इसके अतिरिक्त ये गधे और ऊँट भी रखते थे। यानी इन्हें क्या था कि ये कुब्बड़ वाले सांड भी बहुत इन्हें प्रिय था, और इसके अतिरिक्त ये गधे और ऊँट भी रखते थे। और बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर जो है ये पालते थे। कुत्ते प्रारंभ से ही पालतू जानवरों में से था। बिल्ली भी पाली जाती थी। कुत्ता और बिल्ली दोनों के पैरों के निशान मिले हैं।
यानी इन दोनों के जो है पैरों के क्या मिले हैं, निशान मिले हैं। सिंधुवासी हाथी एवं घोड़े से परिचित तो थे, लेकिन उन्हें पालतू बनाने में सफल नहीं हो सके थे। हाथी और घोड़े को वो क्या पालतू नहीं बना सके थे। परिचित तो थे, क्योंकि हाथी एवं घोड़े पाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, परंतु पालने के साक्ष्य प्रमाणित नहीं हो सके हैं। यानी उन वो तो मिले हैं, हाथी और घोड़े के तो साक्ष्य मिले हैं पाए जाने के, लेकिन पालतू पाए जाने के जो है साक्ष्य नहीं मिले हैं। घोड़े के अस्तित्व का संकेत मोहनजोदड़ो की ऊपरी सतह से तथा लोथल में मिली एक संदिग्ध मृण मूर्ति यानी जो टेराकोटा है उससे मिलता है कि घोड़ा उस टाइम भी हुआ करता था। हड़प्पा काल में गैंडा का प्रमाण जो है, भारतीय गैंडा का एकमात्र प्रमाण जो आमरी से मिला है। बंदर, भालू, खरहा आदि जंगली जानवर का भी ज्ञान था। इसकी पुष्टि मुहरों, ताम्र तस्तरियों आदि पर अंकित इनके चित्रों से होती है। शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, यानी यहाँ से जो है शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। बंदर के, भालू के, खरहा आदि जंगली जानवर को इनको ज्ञान था। और इसकी पुष्टि कब हो जाती है, जो मुहर और ताम्र तस्तरी जो है उस पे इनके चित्रों को अंकित किया गया है। गुजरात के पश्चिम में अवस्थित सुरकोटदा में घोड़े के अवशेषों के मिलने की पुष्टि हुई है। मैंने गुजरात में भी आपको जो है घोड़े के जो है अवशेष मिलने की पुष्टि हुई है। हड़प्पाई लोगों को हाथी का ज्ञान था और ये गेंडे से भी परिचित थे। यानी हाथी का भी इन्हें ज्ञान था और ये गेंडे से भी परिचित थे। अब हम बात करते हैं शिल्प और तकनीकी की। हड़प्पाई लोग जो है कांस्य के निर्माण और प्रयोग से भली भांति परिचित थे। सामान्यतः तांबे और टीन को मिलाकर धातु शिल्पियों द्वारा बनाया जाता था। इन्हें जो है कांस्य के जो वस्तुएं हैं ये काफ़ी यूज करते थे। कांस्य जो है, जो कांसा जिसको बोलते हैं, उसको कैसे बनाया जाता है, तांबे में जो है टीन धातु को मिला देते हैं और इसकी जो कला उन्हें आती थी। तांबा राजस्थान की खेतड़ी के ताम्र खानों से मंगाया जाता था। टीन अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। जो तांबा है वो राजस्थान की खेतड़ी से और टीन जो है अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। हड़प्पाई स्थलों में जो कांसे का औजार एवं हथियार मिला है उनमें टीन की मात्रा अत्यंत कम है। अब उन्हें तो ये मंगाने पड़ते थे वहाँ से, तो इसलिए वो क्या करते थे, टीन जो है कम जो है यूज करते थे और अ, तांबा का जो है अत्यधिक यूज करते थे। हड़प्पा समाज के शिल्पियों के केसरों कांस्य शिल्पियों के समुदाय का महत्वपूर्ण स्थान था। यानी जाहिर सी बात है, इसे कांस्य युगीन सभ्यता हम बोल रहे हैं, तो इस सभ्यता के जो लोग होंगे इसमें क्या होंगे, काफ़ी माहिर होंगे। ये कला उन्हें काफ़ी अच्छी खासी आती होगी। मोहनजोदड़ो से बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है तथा कई वस्तुओं पर कपड़े के छाप में आई है। माने जो यहाँ के जो लोग हैं सूती कपड़े का, यहाँ से जो एक बुने हुए सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं तथा कई वस्तुओं पे कपड़े की जो है छाप देखने को मिली है। यानी यहाँ के लोग को जो है ये कला भी आता था, कपड़े पे जो है कढ़ाई बुनाई जो है। कताई के लिए तकलियों का इस्तेमाल होता था। कढ़ाई करने के लिए तकलिया जो है उसका इस्तेमाल होता था। ईंटों की विशाल इमारतें दर्शाती है कि स्थापत्य राजगिरी का महत्वपूर्ण शिल्प था। जो ईंट पे आज हम देखते हैं हमारे यहाँ बहुत ऐसे आपको बिल्डिंग देखने को मिलता है जो काफ़ी देखने में सुंदर लगता है। तो ऐसी कला जो है उस टाइम के लोगों को भी आती थी। हड़प्पाई लोग नाव बनाने का काम करते थे। वो नाव भी बनाते थे। मिट्टी के मुहर्रे बनाना और मिट्टी की पुतलियाँ बनाना भी महत्वपूर्ण शिल्प थे। यानी इन्हें क्या है, नाव भी मिट्टी का बना लेते थे, मुहर भी मिट्टी के बना लेते थे, मिट्टी के पुतलियाँ भी बना लेते थे। स्वर्णकार चांदी, सोना और रत्नों के आभूषण बनाते थे। सोना चांदी संभवतः अफगानिस्तान से आता था और रत्न जो है दक्षिण भारत से आते थे। जो स्वर्णकार चांदी, सोना और रत्नों जो है, देखिए क्या होता था कि ये लोग जो है ना सोना और चांदी कहाँ से मंगाते थे, अफगानिस्तान से मंगाते थे। और रत्न कहाँ से मंगाते थे, दक्षिण भारत से मंगाते थे। और ये इन सबको मिला के ये स्वर्णकार चांदी, सोना और रत्नों के आभूषण बनाते थे। कुम्हार के चाक का अधिक प्रचलन था तथा हड़प्पाई लोगों के मृৎभांड अपनी प्रमुख विशेषताएं थी।
यानी इस टाइम के जो मृतभांड थे वो भी काफ़ी प्रसिद्ध थे। ये मृतभांड जो है चिकना और चमकीला बनाते थे। ये क्या करते थे ना, मृतभांड को काफ़ी चिकना और चमकीला बनाते थे ताकि देखने में जो है काफ़ी अच्छा लगे। अब व्यापार की बात करते हैं। हड़प्पाई लोग सिंधु सभ्यता क्षेत्र के भीतर पत्थर, धातु और हड्डी आदि का व्यापार करते थे। ये लोग क्या करते थे, अपने क्षेत्र के अंदर पत्थर, धातु और हड्डी का क्या करते थे, आदि का व्यापार करते थे। वे धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। उन्हें ऐसे कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं जहाँ पे ये धातु के सिक्कों का जो है प्रयोग करें। संभवतः वे सभी प्रकार के आदान प्रदान जो है विनिमय द्वारा करते थे। जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली होता है, ये उस टाइम जो है प्रचलन था। वे पहियों के वे पहियों से परिचित थे तथा हड़प्पा जो है ठोस पहियों वाली गाड़ियों का प्रचलन था। यानी यहाँ पे जो है ना ठोस जो पहिए जो थे वो उसके साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से मिट्टी एवं कांसे दो पहियों वाली जो है खिलौने गाड़ी, चन्हुद्रों के से मिट्टी की चार पहियों वाली खिलौना वाली गाड़ी मिली है। देखिए, मोहनजोदड़ो से जो है मिट्टी एवं कांसे की दो पहियों वाली खिलौना गाड़ी एवं चन्हुद्रों से जो है मिट्टी की चार पहियों वाली खिलौना गाड़ी मिली है। यानी अ, जाहिर सी बात है, अगर ऐसा उस टाइम में अगर नहीं होता तो वो बनाते क्यों? जैसे हमारे यहाँ आज जेसीबी, ट्रेन, प्लेन ये सब मिलता है, तो उसके जो है आप देखते होइएगा कि खिलौने भी मिलते हैं। लोथल से अल्वेस्टर पत्थर का एक बड़ा पहिया एवं बनावली से सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के निशान मिले हैं। यानी लोथल से अल्वेस्टर पत्थर का एक बड़ा सा पहिया एवं बनावली की सड़कों से है बैलगाड़ी के जो है निशान मिले हैं। उत्तरी उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपना वाणिज्यिक बस्ती स्थापित की, जिसकी सहायता से उनका व्यापार मध्य एशिया के साथ चलता था। यानी उन्होंने अफगानिस्तान के साथ जो है अफगानिस्तान में अपनी एक वाणिज्यिक बस्ती स्थापित की, जिसकी सहायता से उनका व्यापार जो है मध्य एशिया के साथ चलता था। बहुत सी हड़प्पाई मुहरें मेसोपोटामिया की खुदाई से निकली है, जिसमें प्रतीत होता है कि हड़प्पाई लोगों ने मेसोपोटामियाई नागरिकों से कई प्रसाधनों का अनुकरण किया था। यानी बहुत ऐसे जो है हड़प्पाई मुहरें जो मिली है वो कहाँ से मिली है, मेसोपोटामिया जो है मिस्र की जो सभ्यता थी वहाँ की खुदाई से मिली है। तो ऐसा माना जाता है कि हड़प्पाई लोगों ने मेसोपोटामियाई जो नागरिक है उसके प्रस्थानों का जो है अनुकरण किया है, उनके जो साधन जो है उनका जो है अनुकरण किया है। हड़प्पाई लोगों ने लाजवर्द मणि, लापिस लाजुली जिसको बोलते हैं, का सुदूर व्यापार किया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर नाव के चित्रांकन एवं लोथल से प्राप्त मिट्टी निर्मित खिलौना नाव से अनुमान होता है कि सिंधुवासी आंतरिक एवं बाह्य व्यापार के लिए मस्तूल वाली नावों का उपयोग करते थे। यानी ऐसे बहुत से साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से एक साक्ष्य मिला है जिसमें एक मुहर प्राप्त हुआ है, उस पे क्या है, नाव का चित्र है। और लोथल से प्राप्त एक मिट्टी के खिलौना है, उससे भी जो है नाव जो है मिट्टी का नाव मिला है। उससे यह अनुमान लगाया जाता है कि सिंधुवासी जो है आंतरिक एवं बाह्य व्यापार के लिए मस्तूल वाली नावों का क्या करते थे, उपयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के काल में पोत निर्माण एवं नावों द्वारा समुद्री व्यापार होने की पुष्टि लोथल से प्राप्त गोदीवाड़ा के साक्ष्य से होती है। 2350 ईसा पूर्व के आसपास और उसके आगे के मेसोपोटामिया अभिलेखों में मेलुहा के साथ व्यापारिक संबंध की चर्चा है। मेलुहा सिंधु क्षेत्र का प्राचीनतम नाम है। देखिए, मेसोपोटामिया की जब खुदाई हुई वहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं उससे पता चलता है कि 2350 ईसा पूर्व के आसपास जो है जो मेलुहा सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम है उसके साथ जो है मेसोपोटामिया का क्या है, व्यापारिक संबंध जो है उस टाइम था। मेसोपोटामिया के पुरालेखों में दो मध्यवर्ती व्यापार केंद्र का उल्लेख मिलता है, दिलमुन और मकान। ये दोनों मेसोपोटामियाई और मेलुहा के मध्य स्थित थे। देखिए, दो जो है दो जगह है, एक ए है और एक बी है, और ये दोनों किसी मिड पॉइंट पे मिलते हैं कि एक ऐसे क्षेत्र पे मिलते हैं जिसका नाम जो है, जो दो मध्यवर्ती व्यापार केंद्र था, दिलमुन और मकान, ये दोनों जगह पे जो है
ये मेसोपोटामिया और मेलुहा के जो लोग जो है अपना जो है सामान जो है आदान प्रदान करते थे या बेचते थे। जो भी उनका जो सिस्टम था लेन देन का, वो इन्हीं दो जगहों से ये करते थे। तिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन से की जाती है। इसकी जो पहचान जो है फारस की खाड़ी से बहरीन से की जाती है। सारगोन के सुमेरियन लेख से, जो लेख में बहरीन दिलमुन को उगते हुए सूरज का देश कहा गया है। जो सारगोन की जो सुमेरियन लेख है उसमें जो है बहरीन को क्या बोला गया है? सूरज का देश कहा गया है, उगते हुए सूरज का देश। मेसोपोटामिया से जल एवं थल दोनों मार्ग से व्यापार के प्रमाण मिले हैं। मिस्र से कम संपर्क रहा, किंतु वहां से हड़प्पा प्रकार की गुड़िया प्राप्त हुई है। यानी मिस्र से जो है कम जो है क्या मिला है? संपर्क मिला है, लेकिन वहां से हड़प्पा प्रकार की गुड़िया की जो है प्राप्त हुई है। अब बात करते हैं कि प्रमुख आयातित जो वस्तुएं हैं, कच्चा माल है, कहाँ से कौन सी वस्तुएं आती थी। अब हम बात करते हैं कच्चे माल की। चांदी की, तो ये कहाँ से आता था? इराक और अफगानिस्तान से। टिन जो है अफगानिस्तान और ईरान से। सोना जो है अफगानिस्तान, फारस और दक्षिणी भारत से। लाजवर्द जो है मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान से। तांबा जो है खेतड़ी, राजस्थान, बलूचिस्तान से। और नील रत्न मणि जो है बदखासा, अफगानिस्तान से। सेलखड़ी जो है बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात से। नीलमणि जो है महाराष्ट्र, दक्षिणी भारत। हरित मणि जो है दक्षिण एशिया। शंख कौड़िया जो है सौराष्ट्र और दक्षिणी भारत से। शिलाजीत जो है हिमालय क्षेत्र से। सीसा जो है ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से। इतने जो है वस्तुएं जो है हमें देखने को मिलता है जिनका जो है व्यापार आयात जो है ये हुआ करता था। अभी और भी है। अब बात करते हैं, या इसको यहीं पे रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका एक और कल दूसरा पार्ट लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई कमेंट हो तो आप ज़रूर हमें अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए, क्योंकि इसमें जो भी मैंने डाटा इंक्लूड किए हैं बहुत जगहों से मैंने इकट्ठा करके इसको इंक्लूड किया है। और आप हमारे वीडियो को जो है अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इस सीरीज़ को जो है मैं कंटिन्यू रखूँगा। आप इस सीरीज़ को आप हमेशा आके हमारे जो है चैनल पे आप देख सकते हैं।